हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का सेट नंबर 1 लेके आया हूँ, मॉडल सेट, जो कि टर्म 2 से संबंधित है। तो पूरी वीडियो बताएंगे, एक एक करके समझें और पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ, तो एक एक करके समझें और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट में एक एक करके समझाते हैं। ये साइंस का मॉडल सेट 1 है, जो कि टर्म 2 से संबंधित है। 40 प्रश्न, 40 मार्क्स आएंगे। कुल 19 प्रश्न है। 19 प्रश्न में से एक एक करके समझाते हैं। तो फर्स्ट में है प्रश्न संख्या 1 से 7 तक, जिसमें से 5 ही प्रश्न का आंसर लिखना, जो कि 2 अंक का है। 2 अंक का है। 5 ही प्रश्न 2 अंक का है। 5 ही प्रश्न का आंसर देना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 से 14 तक। तो प्रश्न संख्या 8 से 14 तक जो है, उसमें से कुल आपको 5 प्रश्न का ही आंसर देना है, जो कि 50 शब्दों में देना है। इसमें से 3 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट है 15 से 19 तक। तो 15 से 19 तक में कुल 3 प्रश्न का ही आंसर देना है, जिसमें से 5 अंक मिलेंगे और कुल 150 शब्द में। तो ये कैसे लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे बता। अब चलते प्रश्न की ओर, तो एक एक करके समझें और पूरी वीडियो देखें। तो प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक है, ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक है जूल और वाट है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न 2 में कहता है किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो गति का मतलब हो गया यहाँ वेग। तो वेग बराबर हो जाएगा आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, अर्थात हो जाएगा v बराबर हो जाएगा f गुना लैम्डा। तो ये 2 नंबर का है। नेक्स्ट है 3 नंबर में कहता है H2O का आणविक द्रव्यमान, यानी कि H2O किसका सूत्र है। तो जल का सूत्र है। H2O है जल का सूत्र है। ये जल का सूत्र है। जल का सूत्र होता है H2O। तो H2O का द्रव्यमान निकालने बोला है। H2O का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, H का परमाणु संख्या 1 होता है, जो कि 1 से 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो डबल कर देंगे, हो जाएगा 16। तो यहाँ लिख देंगे 16। तो कितना हो जाएगा 2 + 16, यानी कि 18। तो 3 नंबर का है ये। तो H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18, जो कि 18 है। नेक्स्ट है 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो 1 मोल जो होता है, 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर, ये है 10 पे पावर 23, 10 पावर 23, 1 मोल बराबर। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम के जीवाणु वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो यही 2 है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, एक ये और ये एक है एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम। ये 2 है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है। तो एड्स नामक बीमारी जो है, एड्स नामक बीमारी है, किस विषाणु के कारण होता है। तो ये एक विषाणु है जिसका नाम HIV है, जो कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो 78% पाया जाता है। 78% पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन, बाकी और गैस भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कहता है किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि 3-3 मार्क्स मिलेंगे। तो 1 जूल को परिभाषित कीजिए। कहता है 1 जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। तो 1 जूल को परिभाषित करते हैं, क्या है। कहता है 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजरने में व्यर्थ हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होते हैं। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो किसका मात्रक जूल होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि एसआई मात्रक जूल होता है, किसका होता है। तो एसआई मात्रक तो होता है
ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल होता है। नेक्स्ट है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज, वेग है 440 मीटर प्रति सेकेंड हो तो इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना करने बोल रहा है। तो तरंगदैर्घ्य की गणना करने के लिए क्या करेंगे, ये तरंगदैर्घ्य की गणना करने के लिए गति यानी कि वेग बराबर दिया हुआ आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, अर्थात v बराबर f गुना लेमडा हो जाएगा। यहाँ v बराबर फार्मूला होता है कि f गुना लेमडा। तो लेमडा बराबर हमको मान निकालना है, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, जो कि मेरा दिया हुआ है 440 बटे हो जाएगा 220, तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि लेमडा बराबर 2 निकला, जो कि लेमडा बराबर 2 निकला। नेक्स्ट है 40 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। तो कणों की संख्या निकालने बोला है। ये कणों की संख्या सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, तो इसका द्रव्यमान संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो द्रव्यमान इसका हो जाएगा 22 पॉइंट समथिंग 99 होता है, इसलिए इसको 23 लिखेंगे, जो कि निकालना है कणों की संख्या। तो कणों की संख्या हो जाएगा मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 56, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान, जो कि दिया गया द्रव्यमान मेरे पास कितना, ये दिया गया द्रव्यमान है 56, और मोलर द्रव्यमान क्या किए, ये जो निकाले 23, ये मोलर द्रव्यमान है। तो क्या करेंगे, दिया गया द्रव्यमान यानी कि 56 बटे 23 कट कर देंगे, 2 बार में कट गया तो निकला 2 आंसर इसका। नेक्स्ट है थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या, जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसमें स्थायी स्थिर विद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाता है। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। तो ये परमाणु के थॉमसन के परमाणु मॉडल है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्या कहता है, 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु द्रव्यमान निकालने बोल रहा है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना 0.5 ऑक्सीजन O2, तो O2 O का परमाणु संख्या होता है, O का परमाणु संख्या हो जाता है 8, तो इसको द्रव्यमान संख्या में हो जाएगा 16, तो इसलिए हो जाएगा O2 का रहा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 32, तो इसलिए यहाँ 32 दिए हुए हैं और ये दिया हुआ, तो दोनों को द्रव्यमान बराबर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 पॉइंट। नेक्स्ट है प्रतिरक्षीकरण क्या है, तो ये प्रतिरक्षीकरण क्या है, प्रतिरक्षीकरण के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रमण जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहता है, तो इसी को कहते हैं प्रतिरक्षीकरण। नेक्स्ट है जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। जल प्रदूषण यानी जल को कैसे प्रदूषण होता है, तो पहला है घरेलू बहिस्राव, पहला नंबर है घरेलू बहिस्राव, दूसरा नंबर बाहित मल के द्वारा भी होता है, तीसरा है औद्योगिक जो कि फैक्ट्री से निकलने वाले, तीसरा है कृषि और चौथा है कृषि और 5वां है उष्म या तापीय प्रदूषण, इसके कारण भी जल प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर सी। तो सेक्शन नंबर सी में पहुंचे जो कि 3 प्रश्न का ही आंसर देना है कुल। तो फर्स्ट में कहता है किसी पिंड की गति ऊर्जा को परिभाषित करें और गति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो गति ऊर्जा कहता है गति ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड को विराम अवस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो गति ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या है, गति ऊर्जा के लिए के ये है 12 mv², ये है 12 mv², गति ऊर्जा के लिए व्यंजक है। नेक्स्ट है एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें।
तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवर्ती और वेग के बीच संबंध स्थापित करें। तो आवर्तकाल कंपित वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का जो होता है SI मात्रक सेकेंड होता है। अब है आवर्ती। तो आवर्ती वस्तु में प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का SI मात्रा का हर्ट्ज। अब दोनों में संबंध क्या होगा कि दोनों के बीच में संबंध क्या होगा? यह संबंध है, माना कि किसी तरंग की आवृत्ति n और तरंगदैर्घ्य जो है लेमडा को ऐसे लिखा जाता है लेमडा, आवर्तकाल t है और तरंग का वेग v है। तो वेग बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, यानी कि लेमडा बटे t। ये हो जाएगा वेग बराबर हो जाएगा लेमडा बटे टाइम t हो जाएगा लेमडा बटे, तो ये वेग बराबर दूरी बटे समय दिया, यानी कि लेमडा बटे टी हो जाएगा, लेमडा बटे टी। तरंगदैर्घ्य जो कि आवर्तकाल टी में चली गई दूरी है। नेक्स्ट है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। समस्थानिक, तो समस्थानिक क्या कहते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या करना। समस्थानिक कहता है जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसे इसके 3 समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन के कारण इन सभी परमाणु भार अलग अलग हैं, अतः ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है समस्थानिक के कोई 3 उपयोग। तो समस्थानिक के 3 उपयोग क्या है? समस्थानिक के 3 उपयोग, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तीसरा है घेंघार रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो ये समस्थानिक के 3 उपयोग है। पहला उपयोग क्या है? यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में किया था। दूसरा कहाँ किया था? कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया था। तीसरा है घेंघार रोग के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। तो यहाँ हम आप लोगों के लिए क्या किए हैं? एक चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छे से समझें। जल चक्र क्या है? जल चक्र सूर्य की ऊर्जा से प्रेरित होता है। यह सूर्य की सतह और अन्य सतह के पानी को गर्म करता है। तरल पदार्थ वाष्पीकरण और बर्फ को विशेष रूप से ठोस से गैस तक बदल देता है। ये सूर्य संचालित प्रक्रिया जलवाष्प की रचना में वायुमंडल में मौजूद पानी की स्थानांतरित करती है। कैसे करते हैं? तो फिगर से समझें। ये फिगर से समझना कैसे करते हैं। ये दिया हुआ है सूर्य क्या करते हैं? इवोपरेशन के द्वारा, यानी गर्म भाप के द्वारा पानी को ऊपर करते हैं। ये देखिए पानी है, ये ऊपर जा रहे हैं ये पानी ऊपर जा रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? कंडेंसर, यानी कि बादल में जाके मिल रहे हैं, फिर बादल के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। ये पानी जो भाप बन के ऊपर जा रहे हैं, ये बादल के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। फिर बादल क्या कर रहा है? फिर पानी के रूप में नीचे आ रहे हैं। तो इसी को कहता है जल चक्र चित्र के द्वारा। इसलिए चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया हूँ, तो अच्छे से समझें। नेक्स्ट प्रश्न है संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो क्या हो जाएगा? उदाहरण, यहाँ आकार हो जाएगा। उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो संक्रामक रोग के बारे में समझें। क्या होता है संक्रामक रोग? कहता वे रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। किसको संक्रामक रोग कहते हैं? तत्कालिक कारक जो है सूक्ष्म जीव होते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। इन्हें संक्रामक इसलिए कहते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होता है समुदाय में फैल सकते हैं। इनके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ ही फैल जाते हैं, इसलिए इसे संक्रामक रोग कहते हैं। अब नेक्स्ट है असंक्रामक। तो असंक्रामक रोग, ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, अन्य व्यक्ति में नहीं होते हैं। ये पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित, यानी जिस व्यक्ति में पीड़ित है उसी में ये सीमित रहते, दूसरे में नहीं फैलते हैं। जैसे किस में नहीं फैलता? अगर कोई हृदय रोग है, कोई हृदय रोग है,
हृदय, हृदय रोग वाले क्या होगा, हृदय रोग ही पास रहेगा, दूसरे के साथ वो नहीं फैलेगा। तो इस प्रकार रोग को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार रोग के कहेंगे संक्रामक। तो ये कुल 19 प्रश्नों का पूरी व्याख्या किया है। तो आशा है कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और आपको एजुकेशन से संबंधित किसी प्रकार की वीडियो या नोट्स की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, आपको उस प्रकार की मदद मिलेगी। तो और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।